आखिर क्यों तमतमाए राहुल गांधी की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आखिर 2 दिनों तक चुनाव आयोग के दफ्तर के घेराव के बाद में अब ये क्यों कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक राज्यसभा सीट छिन रही है, और देश के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कैसे ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के खेल को नियमों का हवाला देकर के उसकी धज्जियां उड़ा दी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 11 जून को एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर मौजूदा वक्त के राजनीतिक माहौल में बंगाल का साइड इफेक्ट, दूसरी तरफ तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उथल पुथल, मगर इन तमाम चीजों के बीच में किस तरीके से एक एक सांसद और एक एक राज्यसभा की सीटों को बढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कुछ भी करने पर उतारू है, और सीधे सीधे चुनाव आयोग का दुरुपयोग अब आंखों में धूल झोंक करके सामने से किया जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको तफसील से बताता हूं। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, अंत तक प्लीज बने रहें ताकि समझ सकें। दोस्तों, हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास में वोट भी नहीं थे, विधायक कम थे, बावजूद इसके कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ करके एक राज्यसभा की तीसरी सीट पर अपना राज्यसभा सांसद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे खेल रचा, और कैसे रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। उसके बाद में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पर कैसे रात भर डेरा डाले हुए केशव वेणुगोपाल से लेकर के डीके शिव कुमार से लेकर के दूसरे तमाम लोग रहे। इसी बीच में किस तरीके से राहुल के खास केशव वेणुगोपाल और पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हुई, उलझते नजर आए। दहाड़ करके पूछे कि आखिर मीडिया को कवरेज से आप रोक क्यों रहे? What is the problem with media? What is the problem with media? They can cover it. What is the problem with media? What is the problem with media? They can cover. लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर को यह आदेश देने का मामला आएगा कि अपना फैसला वापस लो और वो नामांकन पत्र जो खारिज किया है उसे सही या वैध किया जाए, क्योंकि नियमों के विरुद्ध है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। चुनाव आयोग का नियम खुद कहता है, जिस चुनाव आयोग के नियम की धज्जियां खुद उसके रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश में उड़ाई। दोस्तों, इसी बीच देश के एक पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता ने बीजेपी पर चुनाव आयोग को संविधान और नियमों को ताक पर रखकर गलत करने वाला बताते हुए नियमों के साथ ज्ञानेश और शाह की टीम को आईना दिखाया। कैसे बड़ी विस्तार से उन्होंने लिखा। दोस्तों, संजीव गुप्ता ने क्या लिखा अपने ट्वीट में, जो कि पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, कि चुनाव आयोग के साफ कानूनी नियमों और साफ सफाई के बावजूद नॉमिनेशन रिजेक्ट करने में रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह कानून की खुली अनदेखी की, उससे मैं हैरान हूं। उन्हें कानून के जरूरी नियम और चुनाव आयोग के निर्देश पढ़ने चाहिए थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि यह मामला कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर साफ है। उतनी ही बुरी बात यह भी है कि कुछ लोग इस बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये बीजेपी और उनके समर्थकों पर उनका इशारा कि ये साफ तौर पर गैर कानूनी काम है जो एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद पर हमला करता है। उन्होंने 3-4 बिंदु दिए। दोस्तों, नंबर 1, उन्होंने लिखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 33A साफ तौर पर कहता है कि आरोप सही है या नहीं, ये कोर्ट में तय होने चाहिए। दूसरा, इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यह बीएनएस के सेक्शन 223 के तहत कोर्ट का सिर्फ एक नोटिस है, ताकि कॉग्निजेंस लेने से पहले आरोपी व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। उसके आगे लिखते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 16/2/2024 को डॉक्टर गोविंद सिंह बनाम श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मामले में अपने फैसले में ऊपर बताई गई साफ कानूनी स्थिति को बरकरार रखा है। यह कह रहे हैं देश के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मगर चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर को नियम समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, दरअसल अब ऐसे में जबकि देश के पूर्व आईएएस अधिकारी ने कानून के हवाले से धज्जियां उड़ा दी, मगर चुनाव आयोग तो बस साहब के आदेश को मानने में लगा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग और बीजेपी को तगड़ा झटका लगने के काउंटडाउन में बीजेपी आयोग के खेमे की सांसें अटकी हुई हैं।
दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, समझिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के लिए लड़ रही मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को बीजेपी ने एक फॉल्स शिकायत के तौर पर खारिज करवा दिया। बीजेपी ने बस इतनी शिकायत की थी कि मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने हल्फनामे में तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी छिपाई है। और इसके फौरन बाद मानो चुनाव आयोग के अधिकारी तैयार बैठे थे कि आप कोई शिकायत लाओ, हम नामांकन पत्र खारिज करते हैं। फौरन एक झटके में नामांकन निरस्त कर दिया। हद तो यह है कि दोस्तों, बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग के अफसर ने कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया। मगर हूबहू यही मामला झारखंड में भी आया, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के एक राज्यसभा के लिए उतरे उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दी, मगर वहां चुनाव आयोग ने बीजेपी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज नहीं किया, निरस्त नहीं किया, बल्कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए 24 से ज्यादा घंटों का समय दे दिया। ये दोहरा मापदंड। और पहला ये कि साहब वो आधार बनता ही नहीं है नामांकन पत्र खारिज करने का जिस बुनियाद पर अधिकारी ने खारिज किया। जबकि दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जिस मामले का जिक्र किया गया वो सिर्फ एक कानूनी नोटिस था, ना कि कोई आपराधिक मामला। ना ही अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया, ना ही औपचारिक मामला दर्ज किया गया। ऐसे में नामांकन हल्फनामे में ऐसे नोटिस की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है कानूनी तौर पर। सवाल किया गया, अगर कोई आपराधिक मामला होता जिसमें अदालत ने संज्ञान लिया होता, आरोप तय किए गए होते, तो ये कहना सही होता कि जानकारी छिपाई गई। लेकिन जब कोई मामला ही नहीं है तो कैसे दावा किया जा सकता है कि जानकारी छिपाई गई है। लेकिन यही किया भाजपा ने। दोस्तों, दरअसल भाजपा ने किया क्या वो जानिए। कैसे तीसरी सीट के लिए, दरअसल मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी की राज्यसभा के जीतने के लिए उसके पास पूर्ण तौर पर विधायकों की जरूरत है। विधायक उसके पास में है क्योंकि विधायक इसमें वोट करते हैं। लेकिन तीसरी सीट पर उसके पास में पर्याप्त वोट नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को उतार रखा है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली को शुरू में क्रॉस वोटिंग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़कर, विधायकों को तोड़कर या पाला बदल करके अपनी जोड़ तोड़ की कोशिश पर भरोसा था कि वो पाला बदलेंगे, तोड़ेंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। मगर हुआ नहीं। हुआ क्या? उल्टा हो गया। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कर्नाटका भेज रही थी, उसी बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ियां आई कि एक दिन पहले जा नहीं सके। लेकिन दोस्तों, भाजपा तोड़ नहीं पाई कांग्रेस की एकता। और उसके बाद अपनी रणनीति में बदलाव तब किया भाजपा ने। बीजेपी ने देखा कि पूरी कांग्रेस विधायक दल एकजुट है, सभी विधायक साथ खड़े हैं, तो फिर उन्होंने एक मनगढ़ंत मुद्दा खड़ा कर दिया और फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। दोस्तों, 10 जून को चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर के कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर दिल्ली में बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मगर वो तो साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ज्ञानेश की आंखों में आंखें डालकर, जैसा मैंने उनकी बाइट पूरी आपको सुनवाई थी, कि किस तौर पर फजीहत भी की थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले, मगर चुनाव आयोग खामोश तमाशाई बना है। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मज़े की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज़्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण
कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस पार्टी और देश की सेकुलर जनता कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद में एक ऐसा फैसला देगा जो फैसला नजीर बनेगा, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि 18 तारीख को बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी सीटों पर चुनाव है, लेकिन ये तो सतत प्रक्रिया है, आगे आने वाले दिनों में भी चुनाव होते रहेंगे, हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं। तो क्या एक ऐसी नजीर की उम्मीद हम करें सुप्रीम कोर्ट से, सीजेआई सूर्यकांत से, जिस सीजेआई सूर्यकांत के एक शब्द जो उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था और उसके बाद में देश में युवा कैसे जागा। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पूरे मामले पर एक ऐसा फैसला सामने आए जिस बुनियाद पर देश में एक नजीर कायम हो, एक मिसाल बन सके, ताकि कोई रिटर्निंग ऑफिसर, कोई चुनाव आयोग के अधिकारी नियमों को ताक पर रख करके ऐसा कोई फैसला ना ले सके जो एक पार्टी विशेष या सत्ता पक्ष के फेवर में हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाना कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे में इंतजार कीजिए फैसला आता क्या है सुप्रीम कोर्ट का।